दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज मैं आपको ले चलूंगा आयुष के डॉक्टर एन रंजन बेहरा जी के पास। हम खास कुछ स्वास्थ्य पर परिचर्चा करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को परिचय देंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एन रंजन बेहरा है। मैं आयुष विभाग में पदस्थ हूँ और मेरी पोस्टिंग जो है जशपुर ज़िला में है और वहाँ रह के मैं सेवा अनवरत प्रदान कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, योग के संबंध में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि योग क्या है, योग से लोगों को क्या कुछ फायदा होता है, थोड़ा सा बताएंगे। जी जरूर। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहाँ शरीर, मन, आत्मा यह संयुक्त होता है, उसको योग शब्द जो है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इसमें जो ध्यान की प्रक्रिया है, इसमें जो ध्यान लगाते हैं, जो ध्यान की प्रक्रिया है, जिस ध्यान को लगाने से आत्मा और आपका जो बौद्धिक संयुक्त वो होता है, एक साथ होते हैं, उसको योग कहा जाता है। योग संस्कृत के यज शब्द से बना है। यज का मतलब होता है संयुक्त होना, इकट्ठा होना, एक साथ होना। और ये माने ये जो इकट्ठा होना माने ऐसा नहीं है कि लोगों का इकट्ठा होना है ना। ये शरीर, मन, आत्मा ये सब एक जगह इकट्ठा होके उसको एक ध्यान मुद्रा में रख के इसको जो प्रक्रिया किया जाता है, इसको योग कहते हैं। और जैसे आपको मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि योग और आसन में अंतर क्या है और इसके फायदे क्या हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी जरूर। योग जो है, आपको भी बताया मैं कि वो आत्मा और जो इंद्रिय हमारे हैं, हमारे पंचेंद्रिय हैं, और उसको सबल करने में, मजबूत करने में, उसमें एक अलग शक्ति प्रदान करने में, और ये सब माने अंदरूनी क्रिया होता है। ये इंद्रियों को वो साजता है। और आसन जो है वो शारीरिक व्यायाम है, वो है, वो भी योग के अंदर में आता है। आसन और योग में यही अंतर है कि भाई आसन जो अपन करते हैं वो बाहरी शरीर को सुगठित करने के लिए और अच्छा रखने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। योग में जो अंदरूनी हैं, भाई हम आसन व्यायाम करेंगे तो हमारा लीवर ठीक नहीं होगा, हमारे मसल्स अच्छे होंगे, हमारे हड्डी मजबूत होंगे। किंतु हम अगर योग करते हैं तो हमारे जो इनर पार्ट्स हैं, जो वर्टिकल आर्गन्स हैं, अंदरूनी जो, हाँ, जैसे लीवर है, फेफड़े हैं, आपके गुर्दा है, ये सबको सबलता प्रदान करता है। और योग करने से आपका मन, बुद्धि एकदम तेज होता है, शार्प होता है, शांत होता है। और इसमें आपका जो एक अलग दिन भर आपको स्फूर्ति प्रदान करता है। पाचन तंत्र में विशेष योगदान देता है। ये अलग तरह का एक एनर्जी आ जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो दिनचर्या क्या है, दिनचर्या, रात्रिचर्या, और ये जो आपको पूछना चाहूँगी, ये ऋतुचर्या के संबंध थोड़ा सा जी जरूर चर्चा हो जाए। दिनचर्या मतलब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं, उसके बाद से लेकर शयन काल तक जो प्रक्रिया हम करते हैं, ये दिनचर्या है। वो दिनचर्या होता है। उसमें आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको शौच आदि निपटाना है, फिर आसन, व्यायाम, योग आदि करना है, फिर आपको वहाँ प्राणायाम करना है, जलपान करना है, फिर समय पर आपको भोजन लेना है। लेना है तो कौन सा भोजन कैसे लेना है, वो दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, हमका रात्रि का भोजन कैसे रहना चाहिए, आपका सोने का समय कैसे रहना चाहिए, सोने एकदम एग्जैक्ट टाइम में सोना है आपको, ऐसा नहीं कि आप 2 बजे तक जग रहे हैं, तो ये बिगड़ जाता है। इसलिए इसमें इसको दिनचर्या बोलते हैं, जो दिन में। और रात्रिचर्या जो सुनने में शब्द आ रहा है कि रात्रिचर्या, जी ये भी थोड़ा सा जी आम लोगों के लिए थोड़ा सा अलग शब्द लगता है। पर ये जो रात्रिचर्या है कि आप किस समय सोते हैं, किस आसन में सोते हैं, किस दिशा में सर रख के सोते हैं, और आपका जो सोने का जो आपका बिछौना है वो किस प्रकार का है, और रात भर आपको कैसा कौन सा रहना चाहिए, किस मौसम में किस टाइप का आपको उपयोग करना चाहिए रात में सोते समय, और सुबह कितना जल्दी उठना चाहिए। तो रात में भोजन के पश्चात सोने
का जो क्रिया होता है वो आपको रात्रि है ना, चर्या। जी हाँ, जैसे अपन बैठने के लिए सुखासन है ना, वैसे अच्छे नींद के लिए आपको सुखदायक बिस्तर होना चाहिए। शयन का जो आपका जो सिस्टम वो है। हाँ, वो ये नहीं कि आप कुर्सी में सो गए कि आप जैसे बैठ के सो गए, ऐसे नहीं, आपको समय पूरा नींद लेना चाहिए। इसी को जो रात्रि में जो अपन कार्य करते हैं इसको रात्रिचर्या करते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कि हम लोग ऋतुचर्या। ऋतुचर्या माने ये होता है कि कौन से ऋतु में किस प्रकार का हमको प्रकृति करना चाहिए। जैसे अपन बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में हमको किस प्रकार का खान पान करना चाहिए, कैसा हमको रहन सहन करना चाहिए, और गर्मी में किस प्रकार का रहना चाहिए, शीत ऋतु में किस तरह, बसंत ऋतु में किस अभी तरह से खासकर रहना गर्मी चाहिए। का जो दिन है इसमें अपने को कैसा ऋतुचर्या का मतलब जी, उपयोग इसमें अधिक धूप में ऐसा कार्य न करें जिससे आपको आपके शरीर में अलग से नुकसानी हो, आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, आपको उल्टी दस्त हो जाएगा, और कई प्रकार के उसमें जो परेशानी होता है वो होता है। तो थोड़ा सा सुबह शाम कोई भी कठिन कार्य कर रहे हैं आप, तो थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसका काम को 10 बजे तक निपटा लीजिए, फिर शाम को आप 4 बजे से फिर लेके आपको रात्रि जितना तक आपका करना है वहाँ तक काम करिए। तो इस टाइप का प्रकृति इसको अपनाना चाहिए। खान पान में भी विशेष ध्यान रखना है इसमें आपको। अब एकदम से शीतल पेय नहीं लेना चाहिए, एकदम से वो नहीं चाहिए गर्मी में। ठंड के मौसम में उसमें क्या होता है, आपका खाते हैं, आपका जो भोजन है वो भोजन में किस किस प्रकार का होना चाहिए। भाई आपको साग कब खाना है, कौन से ऋतु में आपको साग खाना है, कौन से ऋतु में दही खाना है, कौन से ऋतु में मीठा खाना चाहिए, कौन से ऋतु में ठंडा खाना चाहिए, ये जो होता है ये ऋतुचर्या होता है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अपने आसपास मौजूद जो औषधि गुण वाले जो पौधे हैं के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को शेयर करेंगे। अपना जो शास्त्र है उसके हिसाब से कोई भी पादप माने आप शास्त्र घास, बोले तो किस शास्त्र के अनुसार? हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद जहाँ सद अथर्ववेद से हमारा आयुर्वेद का उत्पत्ति हुआ है, उसमें से जो पादप यानी कि छोटा घास से लेके बड़ा वृक्ष तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें औषधि गुण नहीं हो। सारे पौधे से लेकर के पेड़ पौधे तक, घास से लेके, है ना। लेकिन हम लोग अज्ञानतावश नहीं जानते हैं, उसको काटते हैं, पीटते हैं, फेंकते हैं, वो करते हैं। तो जो अपना अनावश्यक चीज़ है उसको तो ज़रूर साफ सफाई करें, पर कुछ ऐसे आसपास मौजूद है हमारे घास फूस जो बहुत ही काम के चीज़ हैं। औषधि हम ये जानते हैं कि हम मुनगा खाते हैं, मुनगा का उसका जो साग है उसको खाते हैं। मुनगा बोले तो सहजन, जिसको सहजन जी, ड्रम स्टिक सहजन। तो इसको क्या है, सिर्फ ये रहता है कि हम वो अपना सब्जी के रूप में उपयोग करें, पर उसका गुण हम नहीं जानते हैं। सही बात। आम पब्लिक उसका गुण को नहीं जानता है, डेली खा रहे हैं लेकिन गुण नहीं जानते हैं। तो उसमें इतना प्रॉपर्टीज़ है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा है, मतलब प्रचुर मात्रा में उसमें औषधि गुण है, विटामिन पाए जाते हैं ऐसा जी। विटामिन आपका आयरन है, फॉलिक, सब उसमें इसमें भरपूर है। चाहे उसका साग खाइए, उसका ड्रम स्टिक खाइए, जो भी खाना है उसका। तो अदरक है, लहसुन है, ये सब हम अदरक लहसुन को बोला यार मसाला में पीस के खा लो, पर अदरक का अलग प्रॉपर्टी है, लहसुन का अलग प्रॉपर्टी है, औषधि गुणों से परिपूर्ण है। इसका मतलब साहब कि ये जो अदरक भी एक औषधि है जी। जैसे मुनगा को बता रहे हैं कि उसमें प्रचुर मात्रा में एक जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। वैसे ही तमाम जो खाद्य पदार्थ या ये जो पौधे वाले जो अदरक वगैरह हैं, ये भी पूरे यानी कि औषधियों जी, जो दूर्वा बोलते हैं जिसको हम लोग दूब घास बोलते हैं। हाँ, जिसको दूबी घास हमारे लोकल में दूबी बोलते हैं। तो जिसको गार्डन में लगाया जाता है, लोग बाग छील के फेंक देते हैं, उसमें इतनी अधिक औषधीय गुण हैं, है ना। उल्टी रोकने के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। उसका जो तुलसी है घर में रहता है, देखिए अपने आसपास में कितने सारे औषधि पूरा भरा पड़े हैं, पर हम अब उसको नहीं जानते हैं। तुलसी तो हम सुने हैं कि अपने आप में एक औषधि है। जी। अभी कोरोना के टाइम पे अपने जब काढ़ा पिलाया तो अपने तुलसी, अदरक,
इसी सब का काढ़ा बना के पिए हैं लोग बाग, तो काफ़ी उनको अच्छा महसूस हुआ है, स्वस्थता प्रदान किया गया। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके आज हमारे स्वास्थ्य परिचर्चा में उपस्थित हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार, धन्यवाद आपको।